What is it? Can you bring the phone? Should I bring the table from outside with this guy? Do you want to change your? Is it fine? Just only one thing. I can connect it or not. Chat. It's working right now. Is this working anyway? Hello? Good. Looks like going on something. Okay. Sorry, everyone. Can you hear me? What about sound? Can you hear me, everyone? आवाज आ रही है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया. थैंक यू महेश भाई. गुड. सभी को नमस्ते. लगता है कि हम लोग कनाडा में पिछड़ गए हैं. इंटरनेट का बहुत है, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते हैं यहाँ और स्पीड काफ़ी स्लो है. सो फ्रॉम वन रूम टू अदर रूम वी आर ट्राइंग टू फाइंड विच रूम हैज अ बेटर एक्सेसिबिलिटी. तो फाइनली अभी लगता है यहाँ से चल रहा है. एंड तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ. महेंद्र मेरा नाम है. वैसे मैं हूँ बनारस से और बहुत सारे लोग हमको जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे. आप सभी को नमस्कार. और एक तो राकेश भैया और अजय जैन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र को चलाने के लिए. बाबा जी को नमन करते हुए आज का मैं सत्र स्टार्ट करता हूँ. लगभग सभी लोग हैं तो मैं आज अभी अपना परिचय नहीं देता हूँ, सीधे मैं पुस्तक पे आ जाता हूँ. अनलेस कि किसी को चाहिए मेरा परिचय. जस्ट एक क्विक सभी को बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ कैलगरी कनाडा में रहते हैं और लगभग 2007 से मैं यहाँ हूँ. मेरी पत्नी नियोमी यहाँ कनाडा से है, इस कारण से मेरा आना हुआ. और अभी हम लोग यहाँ जीवन विद्या जो केंद्र है उसमें 9 लोग रहते हैं, जिसमें मैं हूँ, मेरी पत्नी नियोमी, मेरे 2 बच्चे आनंदी और देवम. साथ में हमारे साथ स्पेंसर है जो यहीं कैलगरी इसी शहर का है. उसके साथ हमारे पास बारबरा है जो चेक रिपब्लिक से है, लूकस स्पेन से है, एस्टेल फ्रांस से है और आर्थर क्लार्क हैं यहाँ पे, जो मूलतः तो हैं अमेरिका के लेकिन बहुत सालों से यहीं शहर में रहते हैं. उन्हीं के योगदान से सारा सेंटर शुरू हुआ. तो ज़्यादा समय न गवाते हुए, ऑलरेडी समय बहुत जा चुका है ना. सीधे मैं आता हूँ अपने क्लास पे. तो आज हम लोग 14वां चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है मानव व्यवहार सहज नियम. तो आवाज ठीक आ रही है सभी को या कुछ बढ़ाना घटाना है? कोई बताए आवाज कैसी आ रही है? ओके, लगभग मुझे लगता है ठीक. बिल्कुल बढ़िया. थैंक यू सो मच विश्वेंद्र भैया. तो मानव व्यवहार सहज नियम. एक तो मानव व्यवहार क्या है और सहज का क्या मतलब है, और यहाँ जब कह रहे हैं सहज नियम, इसका क्या असर है. तो बाबा जी यहाँ मानव के व्यवहार को वर्णन करने जा रहे हैं. एक तो दिखता है कि जो व्यवहार है वो केवल और केवल मानव में ही होता है, क्योंकि व्यवहार के लिए विचार जरूरी है. जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जानवर बच्चे देते हैं है ना, उसको पालते पोसते हैं और ऐसा दिखता है कि वो भी एक व्यवहार कर रहे हैं ना.
आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पशु भी एक व्यवहार करते हैं। यहाँ ये समझ में आना चाहिए कि जानवर कभी भी मेरी माँ है, पिताजी हैं, दादा है, दादी है, चाचा है, ताई है, इस तरह से संबंध नहीं बनाते। उनका जो सारा संबंध है वो बायोलॉजिकल है, जबकि यहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल है, विचार से चल रहा है। तो व्यवहार केवल और केवल मानव में होता है, और जो व्यवहार सहज नियम, सहज का मतलब है जो अस्तित्व सहज है, व्यवस्था सहज है, मानव सहज है, परिवार सहज है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, बनावट नहीं है। इसमें अस्तित्व का ऐसा डिजाइन है, जैसा अस्तित्व में मानव के व्यवहार का डिजाइन है, उस व्यवहार के नियम को यहाँ बाबा जी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली अनुभूति है मानव व्यवहार में परिवर्तनशील है। मानव के जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्तावस्था के समस्त व्यवहार में चैतन्य का रहना अनिवार्य है। तो पहले बात तो बहुत क्लियर है कि मानव व्यवहार में परिवर्तनशील है। सिंपल से आशा है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार को प्रमाणित करना चाहता है, वो उसके अंदर प्रमाणित करने की प्रवृत्तियां हैं। किसको प्रमाणित करने की? व्यवहार की। बाबा जी उसके आगे लिख रहे हैं मानव के जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्तावस्था के। अब एक बात आती है कि जागृति में तो व्यवहार हमको समझ में आता है कि हम बोलते हैं और हम कुछ काम करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, लेकिन स्वप्न और सुसुप्तावस्था में व्यवहार क्या होता है? तो ये जो व्यवहार है, व्यवहार के केवल बाह्य रूप नहीं है, बल्कि व्यवहार का एक मानसिक लेवल भी है। हम अपने मन में, अपने जीवन के अंदर जो हमारी वृत्ति है, जिसके अंदर हम विचार कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एक मूल्यांकन करते हैं अपने बारे में और दूसरे मानव के बारे में। ये जो मूल्यांकन है स्वयं के बारे में और दूसरे के बारे में, वहां से व्यवहार की शुरुआत है। उस मूल्यांकन का दो आधार है, एक तो प्रिय हित लाभ, दूसरा है न्याय धर्म सत्य। हम देखते हैं कि जागृत अवस्था में बहुत विजिबल है व्यवहार दिखता है। जब हम स्वप्न रहता है, जैसे मान लो हम स्वप्न है और उस समय हम सोच रहे हैं मानव के बारे में। मान लो मैं इंडिया में हूँ तो सोच रहा हूँ भाई कि जो हिंदू है या मुसलमान है या इस आदमी के बारे में, उस आदमी के बारे में। तो स्वप्न में भी हमको दिखता है कि हमारे विचार चलते रहते हैं। वो ऐसी कल्पनाएं हैं जो प्रमाणित नहीं हो रही है, लेकिन मानव के बारे में कोई हमारा निष्कर्ष है और हम वैसा सोचते हैं। हमको ये भी दिखता है कि उस सोचने का हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। कई बार हमको पसीने भी आ जाते हैं, हमको अंदर से काफी बौखलाहट हो जाती है। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, उस समय भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे मानव के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम सुसुप्तावस्था में, हम जब गहरी नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, एक बार बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी आप सो रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? तो आंसर था कि उस समय भी वो चिंतन कर रहे होते हैं। तो व्यवहार वो तब भी कर रहे हैं क्योंकि मानवीयता कैसे प्रमाणित होगी, परंपरा कैसे बनेगी, शिक्षा का क्या होगा, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किनको क्या करना है, नहीं करना है, ऐसा उस समय वो उनका चिंतन चल रहा है। तो जो एक स्थूल रूप में मानव का संबंध है, बाह्य रूप में, बाहरी दुनिया में जो हमको दिखाई देता है जागृत अवस्था में, उसका जो सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे तो उस समय भी वो व्यवहार चल रहा है जब हम सोए हैं या स्वप्न में चल रहा है। और इन सारी परिस्थितियों में, चाहे आदमी जागृत हो या स्वप्न में हो या सुसुप्तावस्था में हो, उसमें चैतन्य का रहना अनिवार्य है। जो व्यवहार है वो चैतन्य इकाई के द्वारा हो रहा है, और वो जब भी व्यवहार हो रहा है चैतन्य का वहां होना अनिवार्य है, ऐसा इस लाइन में बता रहे हैं। और फिर अगले लाइन अनुभूति में कह रहे हैं चैतन्य आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अस्तित्व की स्वीकृति के साथ इन पांचों क्रियाओं सहित गठित इकाई की चैतन्य संज्ञा है। ये तो लगभग क्लियर है। उसके बाद बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पे चैतन्य पक्ष के अर्थात जीवन के विकास और जागृति का कारण संस्कार, गुण व स्वभाव है। तो ये एक दूसरी अनुभूति आ गई। उसमें कह रहे हैं कि जो चैतन्य के अंदर, चैतन्य पक्ष में जो जीवन का विकास है और जागृति है, वो तीन बातों पे निर्भर करती है। उसका कारण क्या है? पहला, एक तो संस्कार है,
दूसरा है गुण और तीसरा है स्वभाव। तो संस्कार क्या है? जो सच्चाई है, जो सहअस्तित्व के अनुरूप जो बाबा जी ने सच्चाई देखा उसको स्वीकार कर लेना, बुद्धि उसको स्वीकारती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कह रहे हैं गुण। गुण क्या है? तो गुण में कह रहे हैं उद्भव, विभव, प्रलय या सम, विषम, मध्यस्थ। ये जो सम, विषम, मध्यस्थ है, उसके लिए अपनी कल्पनाशीलता को लगाना, विभव को पाने के लिए जो प्रयास है, विभव में स्थित होने के लिए जो प्रयास है, ऐसे सारे जो व्यवहार हैं, उनको गुणों के रूप में देखा जा रहा है। और स्वभाव किसको कह रहे हैं? जब हम धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा ऐसे स्वभाव से संपन्न होते हैं। तो एक तो हमारे अंदर स्वभाव में बदलाव की जरूरत है, हमको मानवीय स्वभाव अपनाने की बात है। दूसरा, हमारे अंदर जो कल्पनाशीलता है, जो चयन, विश्लेषण, चित्रण, ये सारी क्रियाएं हैं, उसको मध्यस्थ में हम कैसे स्टैब्लिश हुए, सम की ओर कैसे बढ़े और मध्यस्थ में कैसे स्टैब्लिश हुए, उसको उस ओर जाने की बात है। तो उस रूप में मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा सा संस्कार, गुण और स्वभाव। नीचे आकर के संस्कार को बोलते हैं बाबा जी की संस्कार अध्ययन, व्यवहार और कर्माभ्यास से है। जो संस्कार जो बनता है वो अध्ययन से बन रहा है, कर्माभ्यास से और व्यवहार अभ्यास, 3 चीजों का होना जरूरी है संस्कार के लिए। अध्ययन जड़, चैतन्य एवं व्यापक का ही है और यह ज्ञान, विवेक, विज्ञान, विधि से ही संपन्न होता है। तो जो सारा अध्ययन है वो किसका है? अस्तित्व में 3 ही वस्तु है। एक तो व्यापक है, दूसरा है जड़ प्रकृति जो गठन पूर्ण परमाणुओं से बना हुआ है, तीसरा है चैतन्य प्रकृति जो जड़ प्रकृति जो गठनशील परमाणुओं से बना हुआ है, और तीसरा है गठन पूर्ण परमाणु जो चैतन्य इकाई है। इन 3 ही चीजों से सारा अस्तित्व बना है और इन 3 चीजों से ही जो अस्तित्व में बना है उसको समझने के लिए 3 उसके आगे भाग दिए हैं, ज्ञान, विवेक, विज्ञान। अस्तित्व क्या है, क्यों है ना? एक तो अस्तित्व का जो समझ है वो उसको ज्ञान कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं उसमें जीवन है, उस अस्तित्व में अविभाज्य, जो जीवन की समझ है, जो जीवन का ज्ञान है, वो दूसरा भाग है। और इस अस्तित्व में मेरा इस मानव का कोई एक भागीदारी है, कोई एक रोल है, उसका कोई एक निश्चित आचरण है, उसकी समझ को ज्ञान कह रहे हैं। इस तरह से 3 रूपों में इस ज्ञान को हम देख सकते हैं, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। और दूसरा है उसी सहअस्तित्व के बाद, इस ज्ञान के बाद जो दूसरी बात आती है विवेक। विवेक क्या है? उसके अंदर 3 अगेन भाग आते हैं, जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम। और जो तीसरी बात है वो है विज्ञान। विज्ञान में अगेन 3 भाग है। विज्ञान एक तरह से दिशा को तय करती है, विवेक हमारे लक्ष्य को बताती है, और ज्ञान से हमको जो सहअस्तित्व है, जो सच्चाई है वो हमको समझ में आता है। इस तरह से पूरे इन 3 भागों में हमारा पूरा अध्ययन पूरा होता है पूरे अस्तित्व का। उसी को नीचे लिख रहे हैं, विवेकात्मक अध्ययन से जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियमों का बोध होता है। साथ ही मानव लक्ष्य व जीवन मूल्य स्पष्ट होता है। इस बोध से उत्तरोत्तर सुसंस्कार परिष्कृत होता है। विवेकात्मक अध्ययन से जीवन का अमरत्व, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवेकात्मक अध्ययन से जीवन का अमरत्व। अभी ये दिखता है समाज में कि हम जीवन को स्वीकारते नहीं है, कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ऐसा हमको दिखता है कि जीवन की स्वीकृति नहीं है। हम सब कुछ शरीर को मानते हैं और जो शरीर है उसको मरने नहीं देना चाहते हैं। तो हमारी जो शरीर की नश्वरता है उसको भी हम स्वीकारते नहीं है। अभी पूरी दुनिया में जो बड़ा एक रिसर्च है वो अपनी लॉन्जिविटी को बढ़ाना, कैसे हम लंबे समय तक जिंदा रहें, और उसके पीछे गहरी स्वीकृति है कि हमको शरीर को मरने नहीं देना है। तो जो नश्वर है उसको मरने नहीं देना चाहते हैं, और जो निरंतर है, जो अमर है, उसकी पहचान नहीं। अगर जीवन है और वो निरंतर है, उसकी जब तक पहचान नहीं होती है तब तक शरीर के नश्वरता
का हमको ठीक से समझ नहीं होता है और हमारा व्यवहार का नियम ठीक नहीं होता है। क्योंकि जब हमको ये पता चलता है कि जीवन अमर है, तब हमको ये भी पता चला कि शरीर नश्वर है, और अगर शरीर नश्वर है तो उसका एक जन्म होता है, उसका एक मृत्यु होता है, और उस पीरियड में, एक लंबे समय में, वो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में वो जीवन जीता है। उसके बीच में उसके सारे व्यवहार हो रहे होते हैं। तो व्यवहार तभी स्पष्ट होता है जब जीवन का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व डिफाइन हुआ। क्योंकि उस जीने के क्रम में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक वो व्यवहार में रहता है, उसमें उसके सारे कार्यक्रम सजते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो जो मानव है उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो लक्ष्य है उसी जीने के क्रम में ही लक्ष्य है मानव के, और उसी के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के साथ, लक्ष्य के अकम्प्लिश करने के साथ ही जीवन मूल्य का अनुभव होता है मानव को। और इस बोध से उत्तरोत्तर सुसंस्कार और इससे हमारे सुसंस्कार बनते हैं, ये यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं कुछ, लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा, अभी पढ़ना मुश्किल होगा, शायद डिस्ट्रैक्शन होएगा, तो मैं करते जाता हूँ और फिर देखूंगा क्या क्वेश्चन है, उसको बाद में मैं लूंगा। व्यवहारिक नियम मानवीयता के संरक्षण के लक्ष्य से है। तो जो नियम है, व्यवहारिक नियम है, व्यवहार के जो नियम है, उसका उद्देश्य क्या है? मानवीयता का संरक्षण। और मानवीयता के संरक्षण के लिए क्या है, तो उसका नीचे स्पष्टीकरण दिया है। मानवीयता के संरक्षण का लक्ष्य मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय, मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय गुण, स्वभाव, मानवीय व्यवहार में स्पष्ट है, जिससे मानवीयतापूर्ण व्यवहार संपन्न व्यक्ति द्वारा प्रचार, प्रदर्शन तथा प्रेरणा समर्थ समाज से मानवीयतापूर्ण सामाजिक कार्यक्रम, संरक्षण तथा प्रोत्साहन नीतिपूर्ण व्यवस्था से ही मानवीयता का समग्र संरक्षणात्मक लक्ष्य पूरा होता है। मानव के बहिरंग व्यवहार के लिए सांस्कृतिक व प्राकृतिक भेद से साधन उपलब्ध हैं। मानव द्वारा की जाने वाली कृति, रीति सहित कार्य का पूर्व रूप विचार की स्थिति ही संस्कार व संस्कृति का स्वरूप है। मानवीय संस्कृति रूप, बल, धन एवं पद अनुभव प्रमाण रूप में प्रस्तुत होता है। प्राकृतिक साधन खनिज, वनस्पति तथा मानवीय जीव के जाति भेद से है। तो जो मानव का, बाबा जी यहाँ बहुत सामान्य सी बात कह रहे हैं, जो मानव का व्यवहार है, जो बहिरंग व्यवहार है, उसके लिए दोनों तरह के साधन उपलब्ध हैं, सांस्कृतिक और प्राकृतिक। और मनुष्य का जो व्यवहार है वो, अब यहाँ पे कई बार आता है भाई सांस्कृतिक तो समझ में आता है, प्राकृतिक का क्या मतलब है व्यवहार का। तो जो भी मानव कर रहा है, अगर उससे मानव के ऊपर फर्क पड़ता है, जैसे मान लो हमने एक पेड़ लगाया है ना, और उस पेड़ लगाने से उसका कोई प्रभाव मानव के जीवन में पड़ता है, तो वो भी एक मानव के व्यवहार का ही हिस्सा हुआ। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उससे यदि मानव के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो वो सब कुछ जो है मानव व्यवहार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मानव चैतन्य वर्ग की विकसित इकाई है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग, सुरक्षा करने का अथवा भ्रमवश दुरुपयोग करने का अवसर प्राप्त है, क्योंकि विकसित के द्वारा अविकसित का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन सहज प्रमाणित होना और भ्रमवश दुरुपयोग करने की संभावना रहती है, जिससे मानव उपयोग सदुपयोग पूर्वक ही सुखी होता है। प्राकृतिक संपदा का सदुपयोग से अथवा दुरुपयोग से ऋतु संतुलन अथवा असंतुलन सिद्ध होता है। हर भूमि पर पाए जाने वाला ऋतुमान, शीतमान, तापमान, वर्षामान उस भूमि पर स्थित खनिज एवं वनस्पति के अनुपात पर निर्भर करता है, जिसका निर्णय परीक्षण एवं संरक्षण पूर्वक गणित से सिद्ध होता है।
तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जिस तरीके से मानव ने प्रकृति के साथ जो भी हस्तक्षेप किया है, उससे हमारा धरती का ताप बढ़ चुका है, ऋतु असंतुलित हो चुकी है, जो मिनरल्स हैं उसका ह्यूज दोहन हो चुका है, शोषण हो चुका है और हम काफ़ी एक गहरी स्थिति में फँसे हुए हैं। इसलिए अब दिखता है कि वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे कि सारा जो बातचीत है वो प्रकृति के बारे में कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रकृति के साथ हमारा इंटरेक्शन है, उसका मानव के साथ जुड़ाव है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। तो हम जो भी करते हैं, इवन जैसे हम एक जंगल में गए, एक पेड़ लगाया, उस पेड़ लगाने या पेड़ काटने से यदि उसका धरती पे कोई प्रभाव पड़ता है, धरती के संतुलन पे प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव मानव पे जीवन पे पड़ता है, तो वो हमारे व्यवहार के सीमा में ही आता है। और इस तरह से मानव का हर कार्यक्रम व्यवहार में ही अंत में हो रहा है। हमारा सारा प्रयोग व्यवहार से ही प्रमाणित होता है। तो जो प्रयोग प्रमाण है या अनुभव प्रमाण है, उसका भी जो अल्टीमेट प्रमाण है वो व्यवहार में ही मिलना है। यदि हमने व्यवहार में ठीक किया तो ठीक, और यदि व्यवहार में प्रमाणित नहीं हुआ तो उसको सफल नहीं माना जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे मान लो एक आदमी न्यूक्लियर वेपन बनाया, हो सकता है प्रयोग किया हो और प्रयोग में सफल हुआ, लेकिन उससे मानव के बीच में क्या हुआ, यदि वो ठीक नहीं हुआ तो फिर वो व्यवहार सही नहीं है, वो प्रयोग भी सफल नहीं है, क्योंकि वो अंत में उस प्रयोग को व्यवहार में सफल होना है। और अभी तक जो मानव का व्यवहार हुआ, मानव ने ऐसा चाहा नहीं, परंतु जो भी भ्रम में अज्ञानतावश जो भी व्यवहार किया, उसका जो फल आया है वो मानव के लिए रहने योग्य अभी जगह नहीं बची है। इसलिए सोचने का मुद्दा है कि अभी हमको क्या करना है। तो यदि हमको धरती पे संतुलन लाना है तो कह रहे हैं कि इसमें एक तो खनिज, दूसरा वनस्पति, वन, इसका संतुलन बहुत जरूरी है। और साथ में हमारा किस तरीके से हम उसका सदुपयोग करते हैं, वस्तुओं का, है ना, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता किस तरीके से करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे व्यवहार का। इसके बाद है सामाजिक संतुलन अथवा असंतुलन, स्वधन, परधन, स्वनारी, परनारी तथा दया, द्वेष युक्त विचार सहित किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। तो इसके पहले अभी प्राकृतिक संतुलन की बात की है, अब यहाँ पे सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं। तो जो सामाजिक संतुलन है वो सामाजिक नियमों पे निर्भर करता है। यदि हमारा जो चरित्र है, जो हमारा अगर हम सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो सामाजिक संतुलन है, और नहीं तो सामाजिक असंतुलन है। और कह रहे हैं कि जो समाज का संतुलन असंतुलन है वो इन 3 मुद्दों पे तय होता है। और नीचे स्वधन की परिभाषा बाबा जी लिखते हैं कि प्रतिफल, पारितोषिक तथा पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन स्वधन, अन्यथा परधन संज्ञा है। स्वनारी, स्वपुरुष भौगोलिक स्थिति के अनुसार समाज निर्णित निर्णय के अनुसार ही स्वनारी तथा स्वपुरुष संज्ञा है, अन्यथा पर नारी पर पुरुष संज्ञा है। तो स्वनारी स्वपुरुष में 2 महत्वपूर्ण और पॉइंट याद दिलाए यहाँ पे। एक तो है भौगोलिक स्थिति और दूसरा है समाज निर्णित निर्णय। इन दोनों के साथ ही स्वपुरुष स्वनारी डिफाइंड है। और तीसरा उसके अंदर परिभाषा है दया की, जिसके अंदर लिखा है दूसरों के विकास के लिए यथा संभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप न करना ही दया है। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही सामान्य है, क्लियर है, और आगे बढ़ता हूं मैं। जन्म सिद्ध अधिकार, प्रदत्त अधिकार तथा समयोचित अधिकार भेद से मानव कर्तव्य पालन के लिए अधिकार प्राप्त करता है। जन्म सिद्ध अधिकार संबंध के अर्थ में, प्रदत्त अधिकार व्यवस्थागत सीमा के अर्थ में तथा समयोचित अधिकार संपर्क के अर्थ में है।
तो 3 रूपों से यहाँ पे अधिकार है ना वर्णित है। एक तो है जन्म सिद्ध अधिकार जो हमारे संबंधों में है, दूसरा है प्रदत्त अधिकार जहाँ जो व्यवस्था की सीमा में आ रहा है, और तीसरा है समयोचित अधिकार जो संपर्क सीमा में है। और नीचे वो अब आगे जाकर डिफाइन भी करते हैं बाबा जी, उसको हम अभी पढ़ते हैं। संबंध माता पिता एवं पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, साथी सहयोगी, गुरु शिष्य तथा मित्र तथा व्यवस्था संबंध के रूप में है। तो इस तरह से 7 संबंधों की बात है, और इसी में सातों संबंध में हमारे अधिकार जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं वो डिफाइन हो रहे हैं। दूसरा है प्रदत्त अधिकार जो कुटुंब, समाज तथा व्यवस्था दत्त भेद से है। कुटुंब दत्त अधिकार कुटुंब में कर्तव्यों, दायित्वों के पालन, चरित्र संरक्षण, प्राण पोषण व अर्थोपार्जन के लक्ष्य भेद से है। तो ये भी लगभग बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। समाज दत्त अधिकार समाज दत्त कर्तव्यों के पालन, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं सार्थक शास्त्र प्रचार तथा सिद्धांतों के शोध के आशय भेद से है। तो जो समाज दत्त अधिकार है वो कर्तव्यों के पालन, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व एवं सार्थक शास्त्र प्रचार जो हमारा वांग्मय है, दर्शन है ना, उसके प्रचार तथा सिद्धांतों के शोध के आशय भेद से है। व्यवस्था दत्त अधिकार व्यवस्था दत्त कर्तव्यों का पालन, शास्त्र सिद्धांतों का कुशलता, निपुणता, पांडित्य पूर्वक अध्ययन, व्यवहार व कर्माभ्यास में परिपूर्णता और अधिकार पूर्ण व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, जिससे सफलता है अन्यथा में असफलता है। तो ये भी लगभग बहुत ही क्लियर है इसके अंदर। मैं वहीं पे बात रखूंगा जहां मुझे लग रहा है कि बोलने लायक है, जहां बिल्कुल लग रहा है सामान्य और सिंपल है, उसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समयोचित अधिकार समय व समीचीन मिलन के अनुसार व्यवहार में संपन्न होता है। मानव मात्र में सुख की आशा अपरिवर्तनीय है, जिसकी अपेक्षा में ही चेतना विकास, मूल्य शिक्षा से विधि और निषेध स्वीकार होता है। तो मानव जो है उसके अंदर सुख की आशा है, और ये सुख की आशा अपरिवर्तनीय है, और इस सुख की आशा के पूर्ति का जो एकमात्र रास्ता है, साधन है, वो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो बेसिकली जब हम सुख कह रहे हैं, जिसको हम मानव धर्म के रूप में पहचानते हैं, वो शिक्षा के द्वारा ही सुख हमको सुलभ होता है। और कौन सी शिक्षा? मूल्य शिक्षा, जिससे चेतना का विकास होता है। चेतना के विकास के बगैर शिक्षा की सफलता नहीं है। सुख एवं दुख वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवहार नीति पर ही आधारित है। तो जो मानव का व्यवहार है वो 5 स्थितियों में मानव व्यवहार करता है। पहला स्थिति है व्यक्ति के रूप में, दूसरा है परिवार के रूप में, तीसरा है समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में और अंतरराष्ट्र के रूप में। तो जो हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वहाँ पे अपने स्वयं की बात कर रहे हैं। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो मानव मानव के संबंध की बात कर रहे हैं। जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो परिवार और परिवार के संबंध की बात कर रहे हैं। जब हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो एक मानव का जो व्यवस्था से संबंध है उसकी बात कर रहे हैं। और जब अंतरराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इस पूरे मानव का पूरी प्रकृति के जो साथ संबंध है उसको हम उसकी बात कर रहे हैं। और हम किसी भी समय में, जैसे आज कोरोना वायरस फैला है, तो ये दिखता है कि हम समाज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर धरती बीमार है, धरती पे तापग्रस्त है, तो हम धरती के बारे में सोच रहे हैं, है ना। या फिर जिस तरीके से हमारी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है ना, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे कौन राष्ट्रपति चुना गया, नहीं चुना गया, इससे हम प्रभावित होते हैं। तो ये दिखता है, या हमारे परिवार में हो रहा है या स्वयं के बारे में हो रहा है, तो ये दिखता है कि हम
किसी भी गिवन समय में हमारा व्यवहार 5 आयामों में है। हम 5 स्थितियों में हमेशा व्यवहार करते हैं और हमारा जो सुख दुख है इन पांचों लेवल पे निर्भर करता है। इसका मतलब है कि यदि मुझे सुखी होना है तो इन पांचों लेवल पे हमारा व्यवहार ठीक होना है। यदि इन पांचों स्तरों पे हमारा व्यवहार ठीक होता है तो ही व्यवहार की सफलता है, अन्यथा व्यवहार ठीक नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यतिरेक है। तो एक व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र और राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्र, हर जगह उसके अंदर व्यवहार में सामरस्यता होना है। व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार है वो समाधान पूर्वक ही सफल होता है। अगर हम समाधानित हैं तो हम व्यवहार कर पाते हैं ठीक से, और यदि समाधानित नहीं है तो व्यवहार नहीं कर पाते। तो एक व्यक्ति के अंदर जो न्याय, धर्म, सत्य का तुलन है, वहां से सही व्यवहार की बात होती है। परिवार है तो परिवार का जो बनावट है वो परिवार में जब हम जीते हैं, समाज में हम जीते हैं, तो जब हम सामाजिक नियमों का पालन करते हैं तो ही हम व्यवहार ठीक से कर पाते हैं। यदि हमारे अंदर सामाजिकता उदय नहीं है, हम स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार में स्थित नहीं है, तो हमारा व्यवहार मानवीयता के सीमा में नहीं हो पाता है। तो इस तरह से 5 लेवल पे यहाँ पे व्यवहार की बात की गई है और 5 लेवल पे हमारा सुख दुख जुड़ा हुआ है। तो एक मानव को सुखी होने के लिए व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्र तक पूरा हमको सोचना होगा और हमारा अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पूरे के साथ एक संगीतमयता, हार्मनी, तालमेल बनाकर हम चल पा रहे हैं, है ना? उसके बाद मानव में व्यवहार रीति के निर्वाह के लिए 6 दृष्टियां पूर्व में वर्णित की गई हैं, जिनमें से मानवीय दृष्टि संपन्न व्यवहार से ही एक से अनेक तक सुखी है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं खल लेता हूं, है ना? मानव में व्यवहार नीति के निर्वाह के लिए 6 दृष्टियां पूर्ण में वर्णित की गई हैं। तो जब हम व्यवहार करें तो 6 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां जो अमानवीयता में आता है, प्रिय हित लाभ, और 3 दृष्टियां हैं जो मानवीयता के सीमा में है, जिसको हम कह रहे हैं न्याय, धर्म, सत्य। और इन दृष्टियों के आधार पे हमारा व्यवहार है। तो अल्टीमेट जो व्यवहार है वो हमारा दृष्टि पे निर्भर करता है। यदि दृष्टि में प्रिय हित लाभ है तो अमानवीयता ही उससे प्रकट होना है हर लेवल पे, और यदि न्याय, धर्म, सत्य है तो उससे मानवीयता उदय होना है। और इस रूप में व्यवहार के लिए दृष्टि का होना बहुत जरूरी है, बल्कि व्यवहार मूल रूप से वहीं से संचालित है, हमारा मानव का व्यवहार। भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र होने के कारण ही अमानवीय दृष्टि से भय व प्रलोभन पूर्वक व्यवहार कार्य करता है, फलतः दुख भोगता है और स्वयं के जागृति को अवरुद्ध करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भ्रमित मानव है उसके पास कर्म स्वतंत्रता है, परंतु फल की स्वतंत्रता नहीं है, और इसी कारण, है ना, परतंत्र होने का अमानवीय दृष्टि से भय व प्रलोभन पूर्वक व्यवहार करता है। तो जब भी हमारे पास प्रिय हित लाभ या अमानवीय दृष्टि है तो उस व्यवहार का मूल केंद्र है वो या तो भयपूर्वक है या फिर प्रलोभन पूर्वक है। और यदि भय और प्रलोभन है तो मनुष्य का जो अल्टीमेट व्यक्ति से लेकर परिवार से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र से लेकर अंतरराष्ट्र तक यदि हम भय और प्रलोभन से संचालित हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट हर लेवल पे आदमी दुखी होगा, जिसको पहले कह रहे हैं कि सुख दुख जो है हर व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्र तक है, और इससे हमारा जागृति का मार्ग अवरुद्ध होता है। ठीक है, मानव इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित, जागृतिशील व जागृत रूप में प्रमाणित होने योग्य इकाई है। इसलिए मानव में तीनों इतर सृष्टि
यथा पदार्थावस्था, प्राणावस्था एवं जीवावस्था के गुण, स्वभाव एवं धर्म समाविष्ट रहते ही हैं। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि द्वारा सुखी होने की कामना की है। तो जब भी मानव है, मानव के अंदर जो भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं का जो रूप गुण स्वभाव, जो गुण स्वभाव धर्म है वो समाविष्ट है, लेकिन यह मानव के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। मानव को कुछ और भी चाहिए, इसके अलावा जितना है उससे कुछ ज्यादा चाहिए। और वो क्या है? उसके लिए दो चीजें चाहिए मनुष्य को। पहला है बौद्धिक समाधान चाहिए और दूसरा है भौतिक समृद्धि। और इन दो के साथ ही उसके सुखी होने का मार्ग प्रशस्त होता है। भौतिक जो समृद्धि है वो वैज्ञानिक नियमों के अध्ययन और तदनुसार कर्माभ्यास से ही संभव है, तथा बौद्धिक समाधान विवेकपूर्ण नियमों के अध्ययन एवं तदनुसार नियंत्रण से ही संभव है। तो यहाँ पे जो बौद्धिक समाधान है उसके लिए विवेकपूर्ण नियमों के अध्ययन तथा तदनुसार नियंत्रण आवश्यक है, और भौतिक समृद्धि के लिए वैज्ञानिक नियमों के अध्ययन और उसके अनुसार कर्माभ्यास जरूरी है। ये दोनों के साथ ही समाधान और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त होता है। स्वस्थ व्यवहार के लिए स्वस्थ शरीर का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राण के विधिवत नियंत्रण से ही है। अब एक नया आयाम इस मानव के व्यवहार से जुड़ता है। कह रहे हैं कि यदि मानव को व्यवहार है ना ठीक करना है, स्वस्थ व्यवहार होना है, सही व्यवहार होना है, उसके लिए हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होना है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम व्यवहार को नहीं कर पाएंगे। और इसलिए यहाँ अब आगे जो चर्चा है इसमें शरीर स्वास्थ्य को लेकर काफी बातें आती हैं, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण भाग हो जाता है जब हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम व्यवहार करेंगे, अगर हमको कुछ उत्पादन करना है, उत्पादन के लिए जो भी हमको कार्य करने हैं, सॉरी इट लुक लाइक इज इट कनेक्टेड? थोड़ा सा लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो आगे मैं पढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चन भी हैं उसको मैं लेता हूँ। बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, लगता है कि अभी हो गया फिर से। अन्न से प्राण पोषण, व्यवसाय से समृद्धि, संयम से अपव्यय का निरोध, वैज्ञानिक समझ से भौतिक दर्शन, विवेकात्मक समझ से बौद्धिक दर्शन, व्यवहारात्मक समझ से समाज दर्शन, अर्थशास्त्र की समझ से व्यवस्था का दर्शन, तथा पूर्ण समाधान से व्यापकता में अनुभूति एवं दर्शन है। पहले पढ़ लेता हूं और फिर हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्राण एक विशेष वायु है जिससे हृदय क्रिया के लिए प्रेरणा पाता है। वायु एक से अधिक विरल पदार्थों के उत्सव अथवा संघर्ष से उत्पन्न वेग व तरंग सहित पदार्थ राशि है। प्राण के 5 भेद हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण वायु शरीर व प्राण कोशा के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक, अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक, व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगात्मक, उदान वायु शरीर के लिए संचलनात्मक तथा समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक है। इन पांचों वायु का संतुलन संबंधित चैतन्य इकाई के विचार, आहार, विहार व व्यवहार की रीति नीति एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो अभी किसी ने एक प्रश्न उसमें पूछा था कि वो जो वायु का संतुलन के लिए क्या
हमको करना, तो इसमें लिखा है कि वायु के संतुलन के लिए जो विचार है, आहार है, विहार है और व्यवहार है, उसका संतुलन आवश्यक है ना। अन्न आहार एवं औषधि के रूप में है। आहार ग्रहण कर लेने योग्य तत्व जिसमें हो उसकी आहार संज्ञा है। औषधि शरीर व मानसिक विकृति के निराकरण उपचार हेतु प्रयुक्त पदार्थ की औषधि संज्ञा है। अन्न शारीरिक पोषण एवं परिवर्धन हेतु प्रयुक्त पदार्थ की अन्न संज्ञा है। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है जब हम मानव व्यवहार की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मानव मानव के संबंधों में हमको निभना है तो उस निभने के लिए शरीर स्वास्थ्यता एक महत्वपूर्ण भाग है। और शरीर स्वास्थ्यता जो है हमारे 5 वायु के संतुलन पे निर्भर करता है। और उन जो 5 जो वायु हैं उनका संतुलन हमारे आहार विहार व्यवहार और विचार के संतुलन पे निर्भर करता है ना। ठीक है। एक लाइन यहाँ पे और, अन्न से प्राण पोषण है ना, व्यवसाय से समृद्धि। तो प्राण पोषण के लिए क्या होना है, वो अन्न से होता है। व्यवसाय से समृद्धि, समृद्धि के लिए जो रास्ता है वो व्यवसाय है। संयम से अपव्यय का निरोध, वैज्ञानिक समझ से भौतिक दर्शन है ना, विवेकात्मक समझ से बौद्धिक दर्शन। दर्शन का मतलब हमारे दृष्टि का उदय होना, हम उसको ठीक से देख पा रहे हैं। विवेकात्मक समझ की बात है कि बौद्धिक दर्शन का मतलब है कि मानव परंपरा कैसे बनी रहे, इसमें धरती कैसे बना रहे है ना, उस रूप में। व्यवहारिक समझ से समाज दर्शन, समाज कैसा हो, किस तरह से समाज बना रहे, अखंडता कैसे आए धरती पे, अखंडता बना कैसे रहे, उसके लिए। अर्थशास्त्र की समझ से व्यवस्था, जो सार्वभौम व्यवस्था है उसके लिए अर्थशास्त्र की है ना व्यवस्था का दर्शन। अर्थशास्त्र की समझ से व्यवस्था का दर्शन, तो अर्थशास्त्र से व्यवस्था का दर्शन होता है। जो सार्वभौम व्यवस्था है जिसमें पदार्थ प्राण जीव और मानव चारों संतुलन की अवस्था में है, उसके लिए जो है अर्थशास्त्र की समझ। और पूर्ण समाधान से व्यापकता में अनुभूति एवं दर्शन है। यहाँ पे लगभग, और थोड़ा बहुत अगर और चाहिए तो कल या अभी आज भी कर सकते हैं। प्राण वायु शरीर व प्राण कोशा के लिए प्रेरणा पूर्वक बल पोषक। अपान वायु अनावश्यक व बल शोषक। व्यान वायु शरीर के लिए उपयोगी उपयोगात्मक, तो जो शरीर में सारा उपयोग है वो व्यान वायु। उदान वायु शरीर के लिए संचालात्मक, जो भी सर्कुलेशन है, जो सारा मूवमेंट है उसके लिए उदान वायु। और समान वायु शरीर के लिए विकासात्मक। इन 5 वायु का संतुलन संबंधित चैतन्य इकाई के विचार आहार विहार व व्यवहार की रीति नीति एवं परिस्थिति में निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक जरूर जिस पे चर्चा की जा सकती है, कम से कम आज की आवश्यकता है, वो है आहार। ग्रहण कर लेने योग्य तत्व जिसमें हो उसकी आहार संज्ञा है। और इसकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज अभी पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है उसका एक नहीं, उसका जो मेन कारण है वो मानव के आहार के व्यतिरेक से हुआ है। और इस धरती पे लगभग 2 लाख साल हो गए मानव को आए हुए, और इतने दर्शन आए, इतने शास्त्र, इतने है ना यूनिवर्सिटीज खुली, इतने एजुकेशन हो रहे हैं, उसमें जो अभी तक मानव का आहार सेट नहीं होता है। यदि आहार का मुद्दा ठीक से रिजॉल्व नहीं होता है तो हम अपनी आवश्यकता को भी ठीक तय कर नहीं पाएंगे। और दूसरा जो मुद्दा है स्व पुरुष स्व नारी का, तो अधिकांश जो अन्य जो बीमारियां हैं वो पर पुरुष पर नारी के जरिए भी देखते हैं। बहुत सारा जो डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बहुत हैं, जिसमें एड्स और बहुत सारे हैं। यदि ये 2 चीजों पे नियंत्रण हो जाए,
एक तो हमारा खान पान जो आहार है वो ठीक हो जाए, और दूसरा हमारा जो संबंध है जिसके अंदर जो स्व पुरुष स्व नारी की बात कह रहे हैं, यदि इन दो में हमारा ठीक से है ना निष्ठा बनता है और हम उसको पालन करते हैं, तो हमको लगता है कि दुनिया की बहुत सारी बीमारी अभी खत्म हो सकती है और उसकी संभावना नहीं है। और यदि ये दो मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते हैं, है ना, तो वो अन्य अन्य रूपों में, कितने रूपों में क्या क्या होगा अभी हम कह नहीं सकते हैं। और इसकी चर्चा इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि ये जो कोरोना है उसके पहले सार्स था, उसके पहले कुछ और था, उसके पहले स्वाइन फ्लू था, है ना, उसके पहले बर्ड फ्लू है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे, तो वो बीमारियों का रूट जो है मांसाहार और पर पुरुष पर नारी गमन जो है, उससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हैं। इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से प्रकृति में डिजाइन है कि जो मनुष्य का व्यवहार है, उस व्यवहार में क्या होना है, सही क्या है, वो ऑलरेडी सेट है। और जब भी हम उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसका हमारे ऊपर फल समझ में आई कि धरती इतना टुकड़े नहीं है, इतने डिस्कनेक्टेड नहीं है। बात ये सारी कहानी शुरुआत हुई एक चाइना के छोटे से शहर से, सभी को पता है, और आज पूरी दुनिया में हम उसका प्रभाव देख रहे हैं। और जब ये शुरू हुआ तो ऐसा लगता नहीं था, जितने है ना, जितने लोग अभी पूरी दुनिया में, कम से कम मैं तो यहाँ कनाडा में हूँ और अमेरिका में जो हालत है अनबिलीवेबल। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग 800-900 लोग पर डे मर रहे हैं, और छोटे से चीज से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और जब तक हम इसको सेट नहीं करते हैं अपने आहार का मुद्दा, हमारा आगे का गति नहीं है। और जस्ट याद दिलाने के लिए, इसमें पता नहीं कितने लोगों ने सुना नहीं सुना, बाबा जी अपनी शरीर यात्रा 2016 में पूरा किए, उसके पहले लगभग 4 या 5 साल जो भी अनुभव शिविर हुए, उस अनुभव शिविर में जो उनका मुख्य बात रहा वो है आहार के ऊपर, कि मांसाहार को क्यों त्यागना चाहिए, है ना, मानवीय आहार या शाकाहार की तरफ क्यों बढ़ना है। उससे हमारा समाज, हमारा, है ना, हमारी जागृति, समाज की जो अखंडता, मानव जाति को पहचानने का जो मुद्दा, मानव जाति एक है, इन सारे मुद्दों को जोड़कर आप देखोगे तो उसके ऊपर काफी चर्चा बाबा जी ने पीछे किया है। तो इसको हम सभी को कम से कम खुद अपने लाइफ में और दूसरे को हम कैसे इसके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। और आज बड़ी अच्छी बात है कि इस कोरोना वायरस के कारण एक और हुआ कि बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक और चर्चा आया था कि अगर इस कोरोना वायरस का अभी इलाज तो नहीं है, लेकिन एक त्वरित इलाज है, वो है कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएं। और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सारी बातें कि हमको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक से रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन सब के बाद एक और महत्वपूर्ण बात उसमें इन लोगों ने अभी ट्रेस किया कि जो एनिमल प्रोटीन है, वो एनिमल प्रोटीन से हमारा इम्यूनिटी कम होता है, और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उससे हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। तो उस रूप में भी देखा जाए तो आहार के महत्व को समझा जा सकता है। और इस आहार से हमारा बहुत सारा चीजें, हमारा शरीर का स्वास्थ्य, हमारी जागृति, समाज में व्यवस्था, बीमारियों का खत्म होना, काफी चीजें हो सकती हैं। छोटा सा है, वैसे तो हर मुद्दे पे बाबा जी ने जो लिखा बहुत सारा बात कहा जा सकता है, बट इसको थोड़ा सा आप देखा जा सकता है। आज का वैसे समय तो हो गया, सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं थी, और जिस कमरे में ठीक था वो अभी हमको मिल गया जहाँ पे सबसे अच्छा चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारे शायद इसमें प्रश्न आए थे, जो भी प्रश्न आए हैं उसको मैं लूंगा, है ना। अभी यहाँ पे थोड़ी देर हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं, और सुबह मुझे एक दूसरा सत्र लेना है। आप सभी को मालूम है कि जो सुबह का सत्र है, आपके दोपहर का सत्र, वो शाम को शिफ्ट हो गया है, और वो सत्र अब 3:30 बजे की बजाय शाम के 6 से 7 बजे होगा।
और मैं फिर से मिलूँगा शाम को 6:30 बजे। और इसी के साथ आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप उसको रखिए। मेरा चैप्टर थोड़ा लंबा है, अगर मैं तेज गति से चल रहा हूँ तो आप उसमें लिखिए और उसको मैं थोड़ा स्लो करूँगा और उसको और चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। और जस्ट इन केस क्या हुआ शुरू में काफ़ी व्यवधान रहा, तो एक चीज़ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्ययन सत्र है, मैं इस मध्यस्थ दर्शन का एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के हैसियत से ही इस बात को रख रहा हूँ। ये मेरे लिए पहला अवसर है और आप सभी ने इस अवसर को दिया, हमको सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत सारे हो सकता है आगे सुधार की गुंजाइश हो। और इसी के साथ आप सभी को नमस्ते। फिर से मिलेंगे आपके शाम को और मेरे सुबह। और बड़ी अच्छी बात है कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पे आपके साथ मैं जुड़ पा रहा हूँ। ये अपने आप में मेरे लिए तो बहुत खुशहाली की बात है। और सभी के नाम देख कर के कौन-कौन यहाँ पे है, काफ़ी बढ़िया। सभी का नाम तो नहीं ले सकता अभी, पर बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और कल मिलते हैं। नमस्ते।